हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एम पुस्तक। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। आज अपन संपूर्ण जानकारी को देखेंगे। एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चन जाने का चांस नहीं है। अगर यदि कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है आपको कि ऐसा क्वेश्चन आया है और मैंने इसमें नहीं दिखाया है या नहीं बताया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगली बार जब भी मैं रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाऊँगा तो उसमें उस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लूँगा। नेक्स्ट जो आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में भी आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी गई है। पूरे जीरो से लेकर के हीरो आपको बनाया जाएगा इस वीडियो में। और नेक्स्ट जो आता है द्वैध शासन प्रणाली, इसकी भी जानकारी आपको दोस्तों जीरो से लेकर के पूरी कंप्लीट 100% जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। तो शुरू करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसे दोस्तों क्या कहा जाता था? विनियमन अधिनियम भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? विनियमन अधिनियम भी इसे कहा जाता था। और इसे समझने से पहले अपन को कंपनी के बारे में समझना है। कंपनी क्या थी दोस्तों? इंग्लैंड में कंपनी का जो प्रबंध संचालन समिति द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था? संचालक समिति के द्वारा इस कंपनी का प्रबंधन, कंपनी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंधन किया जाता था। संचालकों का चुनाव कंपनी के उन हिस्सेदारों द्वारा किया जाता था जिनके पास कम से कम 500 पाउंड के हिस्से होते थे। क्या होना चाहिए? 500 पाउंड के हिस्से होना चाहिए। परंतु बाद में क्या हुआ था दोस्तों? ये 1000 पाउंड कर दिया गया। कितना कर दिया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में ये 1000 पाउंड कर दिया गया था। इंग्लैंड की संसद ने कंपनी के मामलों में प्राय कोई हस्तक्षेप उस समय नहीं करती थी। बाद में क्या हुआ? जो भी हिस्सेदार इस कंपनी के भारत में आते थे कर्मचारी, उन्होंने कंपनी को भ्रष्टाचार प्रारंभ कर दिया। और रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार के कारण कंपनी को क्या हुआ दोस्तों? घाटे में जा रही थी। और घाटे में जब कंपनी जा रही थी तो ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया गया जिसका नाम क्या था दोस्तों? रेगुलेटिंग एक्ट था। क्या था दोस्तों? रेगुलेटिंग एक्ट था। और वह इसी कारण से यानी कंपनी के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया। और इस घाटे की स्थिति से निपटने के लिए कंपनी ने पहले क्या किया? 1772 में बंगाल की शासन व्यवस्था को प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया था। क्या किया था? पहले तो उन्होंने 1772 में बंगाल की जो भी शासन व्यवस्था थी उसको 1772 में अपने हाथों में ले लिया। लेकिन बाद में जब ब्रिटिश संसद को इसका पता चला तो उन्होंने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट संसद से पारित कर दिया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य, इसका उद्देश्य था दोस्तों कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। क्या दिया गया दोस्तों? बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, जो कि पहले क्या हुआ था बंगाल का गवर्नर ही से बोला जाता था। लेकिन इसे बाद में क्या कर दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। वो मुंबई, वो मद्रास के जो गवर्नर थे वो भी इस बंगाल के अधीन कर दिए गए। इस एक एक्ट के तहत बनने वाला पहला जो गवर्नर जनरल था दोस्तों, लॉर्ड वारेन हास्टिंग था। कौन था? लॉर्ड वारेन हास्टिंग को इसका प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। और इस कंपनी ने और क्या किया दोस्तों? गवर्नर जनरल की जो सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया। कंपनी ने दोस्तों, ब्रिटिश संसद ने गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया रेगुलेटिंग एक्ट में। और इस अधिनियम के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। क्या किया गया था? 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में की गई जिसके 4 सदस्य थे, अर्थात एक तो मुख्य जज था और 3 अन्य सदस्य इसके बनाए गए थे। और इसमें जो 4 सदस्य हैं उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। अभी थोड़ी देर रुको। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश व अन्य 3 न्यायाधीश बनाए थे। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट जो कि कोलकाता में बना था उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश इन्हें बनाया गया, सर एलिजा एम्पे को। और इसके 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लेमेस्टर, हाइड। कौन कौन थे दोस्तों? चैम्बर्स, लेमेस्टर एंड हाइड को बनाया। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत और क्या किया गया दोस्तों?
कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अर्थात जो भी कंपनी का कर्मचारी होगा भारत के अंदर अपने निजी स्तर पर व्यापार नहीं कर सकता था, वह रिश्वत नहीं ले सकता था और उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस नियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी, जिसे कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी का निर्माण भी किया गया। वह कंपनी की गवर्निंग बॉडी कहा जिसे जाता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी को क्या कहा गया? कंपनी की गवर्निंग बॉडी कहा गया, के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण करने का सशक्त प्रयास किया गया। कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा की गई और वह कार्यकारिणी परिषद के जो सदस्य हैं जो कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में बनाए गए थे, वो 4 सदस्य दोस्तों अभी हैं, ये हैं फिलिप फ्रांसिस हैं, क्लेवरिंग हैं, मॉन्सन हैं, बारवेल है। कौन है दोस्तों? फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉन्सन ये बनाए गए थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी के सदस्य। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1781 में कुछ संशोधन किया गया और बाद में इसका जो है नाम चेंज कर दिया गया। क्या किया गया? 1781 में इसमें कुछ संशोधन किया गया और इस संशोधन के तहत ये इस एक्ट को क्या कहा गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? एक्ट ऑफ सेटलमेंट ही रेगुलेटिंग एक्ट हैं, परंतु इसमें संशोधन करने के बाद में क्या हो गया? इसका नाम दोस्तों एक्ट ऑफ सेटलमेंट कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। वह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भारत में इनके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। इस प्रकार पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार मिला। कब मिला? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार मिला था। नेक्स्ट जो आता है दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट जो कि कब आया? 1784 में ये पिट्स इंडिया एक्ट आया। ये क्यों आया? ये 1773 में आए हुए रेगुलेटिंग एक्ट में भ्रष्टाचार रोक नहीं पाने के कारण इसे ही लाया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान से स्पष्ट है कि ये कानून के कदाचार को रोकने और कंपनी के अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया था। हालांकि ये भ्रष्टाचार को रोकने में विफल रहा। इसी कारण से पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया और शीर्ष स्तर से लेकर के सबसे निचले अधीनस्थ तक सभी अधिकारियों में पतनशीलता का एक आम बात बन गई थी। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग के खिलाफ प्रमुख आरोप लगाए गए थे और भ्रष्टाचार के मुकदमे उन पर महाभियोग भी लगाया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कौन बनाया गया था? गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, और उन स्वयं पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए गए और उन पर महाभियोग लाया गया था। नतीजन भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को पारित करना पड़ा। क्यों पढ़ना पड़ा? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को पारित करना पड़ा और उसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया 1786 में। कब किया गया? 1786 में भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट की विशेषता दोस्तों अब अपन देखते हैं क्या विशेषता इसकी रही, और इसकी विशेषता 6 विशेषता इसकी महत्वपूर्ण रही। और इसमें क्या किया गया? नए कानून के अनुसार 6 सदस्यीय जिन्हें कमिश्नर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, यानी 6 सदस्यीय कमिश्नर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसका कार्य निदेशक मंडल भारत सरकार के आवश्यक परामर्श देना और उनकी कार्यवाही पर नियंत्रण रखना था। इसके सदस्यों के रूप में इंग्लैंड के अर्थ मंत्री और प्रिवी काउंसिल, इंग्लैंड के कौन थे? अर्थ मंत्री और प्रिवी काउंसिलिंग के सदस्यों को रखा गया। भारत में गोपनीय ऑर्डर भेजने के लिए 3 मेंबर की एक सेक्रेट कमेटी का गठन भी हुआ। यानी भारत में जो गोपनीय ऑर्डर ब्रिटिश संसद को भेजते थे उसके लिए 3 मेंबर की एक सेक्रेट कमेटी को बनाया गया और उसका गठन किया गया। गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग के सदस्यों की संख्या को घटा करके 3 कर दिया। पहले कितने सदस्य थे? 4 सदस्य हुआ करते थे। अब गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग के कितने सदस्य रह गए? 3 सदस्य ही रह गए।
मद्रास और बम्बई के गवर्नर को युद्ध और शांति तथा राजस्व संबंधी मामलों में पूर्णतः गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अब क्या कर दिया, मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे, यदि वो युद्ध कर रहे हैं या शांति व्यवस्था बनाए रहे हैं या राजस्व से संबंधित, युद्ध से संबंधित, शांति संबंधित, युद्ध व राजस्व से संबंधित मामलों में पूर्णतः वह बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन उनको कर दिया गया। गवर्नर जनरल अब बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सहमति से किसी भी देशी राजा के प्रति किसी भी प्रकार की नीति यानी कि युद्ध, शांति और मैत्री नहीं कर सकता था। यानी कि उसको संधि करनी हो या कुछ भी करना हो, उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि गवर्नर जनरल की से परमिशन लेनी पड़ती थी। इसके महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस पर प्रकाश डालते हुए C.H. फिलिप्स ने लिखा, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में C.H. फिलिप्स ने क्या लिखा था कि ये एक्ट एक चतुर और कुटिल प्रस्ताव है। किसने कहा इसके बारे में? C.H. फिलिप्स ने इसके बारे में लिखा कि ये एक्ट एक चतुर और कुटिल प्रस्ताव है। कौन? द्वैध शासन, जिसे डायरेची भी कहा जाता है। दोस्तों होता है क्या? द्वैध शासन है जब दो शासन एक साथ सत्ता का उपयोग करते हैं तो इसे ही द्वैध शासन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? द्वैध शासन कहते हैं। द्वैध शासन का सिद्धांत सबसे पहले लियोनेल कर्टिस नामक एक अंग्रेजी प्रतिपादित किया, जो कि बहुत दिनों तक राउंड टेबल का संपादक रहा। यानी कि जो समाचार एजेंसी है राउंड टेबल ब्रिटिश की, उसके द्वारा ही लियोनेल कर्टिस ने द्वैध शासन का सिद्धांत दिया। अब समझते हैं द्वैध शासन भारत पे क्या हुआ, कब लागू किया। तो भारत में लागू हुआ है दोस्तों पहले बार कब? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की गई, क्योंकि बर्मा युद्ध व 1757 के प्लासी के युद्ध में बाद अंग्रेजों ने भारत पर पूर्णतः अधिकार कर लिया। यानी बंगाल पर तो लगभग पूर्णतः अधिकार कर ही लिया था। मुगल शासन में प्रांतीय प्रशासन में दो प्रकार के अधिकारी होते थे। उससे पहले मुगलों का शासन था और मुगलों शासन में प्रांतीय प्रशासन में दो प्रकार के अधिकारी होते थे, जिन्हें सूबेदार या जिसे निजाम भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? एक या तो सूबेदार कह दो या निजाम कहा जाता था, और एक दूसरा अधिकारी था दोस्तों जिसे दीवान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीवान कहा जाता था। ये दोनों अधिकारी मुगल कालीन शासन में महत्वपूर्ण थे। अब सूबेदार और निजाम के अंडर में जो विभाग आते थे वो कौन कौन से थे? सैनिक, प्रतिरक्षा, पुलिस और न्यायिक प्रशासन। ये निजाम के पास थे। किसके पास थे? सैनिक, प्रतिरक्षा, पुलिस और न्यायिक जो प्रशासन था वो निजाम के पास था। दूसरा अधिकार पद प्रांतीय स्तर पर श्रेष्ठ दीवान का था और इसके पास में राजस्व और वित्त विभाग को देखरेख का अधिकार था। यानी कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि दीवान के पास में कौन सा है? तो राजस्व एवं वित्त विभाग की व्यवस्था का देखरेख का अधिकार दीवान के पास था, जबकि सैनिक, प्रतिरक्षा और पुलिस का व न्यायिक प्रशासन का अधिकार जो कि सूबेदार के पास था। इसके पास कितने विभाग है? सैनिक, प्रतिरक्षा, पुलिस, ये 3 प्रकार के विभाग रखता था। बाद में अंग्रेजों ने जब इलाहाबाद की संधि की, यानी 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1765 में पहली बार। इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों को 26 लाख रुपए देने पड़े और देने के बदले दीवानी का अधिकार दिया गया। क्यों दिया गया? दीवानी का अधिकार दिया गया 26 लाख रुपए लेने के बाद में, इलाहाबाद की संधि के बाद, और 53 लाख रुपए देने के बाद अवध के नवाब को निजामत का अधिकार प्राप्त हुआ। निजामत आपको बता ही दिया है आगे, जो कि सूबेदार बोलो या निजामत बोलो, उसका अधिकार कब मिला? 53 लाख रुपए देने के बाद में अवध के नवाब को देने पड़े, जबकि इलाहाबाद की संधि के में 26 लाख रुपए देने पड़े। दीवान और निजामत दोनों अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद ही कंपनी ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। क्या किया दोस्तों? कंपनी ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत, दीवान और निजामत दोनों अधिकार प्राप्त कर लेने के बाद ही बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। बाद में 1919 में भी द्वैध शासन की प्रयोग किया गया था।
देश शासन की शुरुआत बंगाल में 1765 में हुई थी। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो कब हुई थी बंगाल में? 1765 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि व अवध के नवाब से पैसे लेने के बाद में इसकी शुरुआत हुई थी। देश शासन के समय बंगाल में 1770 में क्या हुआ? भयंकर अकाल पड़ा। क्या हुआ दोस्तों? 1770 में भयंकर अकाल पड़ा, जिससे करीब 1 करोड़ लोग भूखमरी के कारण मृत्यु के शिकार हो गए। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? कार्टियर था। बंगाल का गवर्नर कौन था? सॉरी, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर ही था ये कार्टियर। कार्टियर नाम का गवर्नर था 1770 में। उसके समय बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें 1 करोड़ लोग भूखमरी के कारण मर गए। और देश शासन के समय बंगाल में 1766 से 67 के बीच 2,24,67,500 रुपये की वसूली हुई। और इससे पूर्व कितनी कंपनी वसूलती थी? 80 लाख। लेकिन देश शासन जैसे ही बंगाल में लागू किया गया तो उसमें 2,24,67,500 रुपये की वसूली कंपनी ने बंगाल से कर ली। क्लाइव ने खुद बंगाल की व्यवस्था के बारे में कहा कि मैं केवल इतना ही कहूँगा कि अराजकता। क्या कहा था दोस्तों क्लाइव ने? रॉबर्ट क्लाइव, जो कि बंगाल का गवर्नर था, 1757 से 60 तक बना। उसके बाद इसका द्वितीय कार्यकाल रहा 1764-65 सीन है 65 तक, ये 63-65 तक ये बंगाल का गवर्नर रहा। तो इसने क्या कहा कि मैं व्यवस्था के बारे में इतना ही कहूँगा कि अराजकता, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और शोषण का जैसा दृश्य मैंने बंगाल में देखा, वैसा न तो किसी देश में देखा गया और न ही सुना गया, और ऐसी सरकार मैंने कहीं देखी नहीं। तो इसके बारे में बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने ये कहा था। पूरा नाम इनका क्या है? रॉबर्ट क्लाइव हैं, जो कि पहले 1757-60 तक रहे। उसके बाद में 1763 से 65 तक ये बंगाल के गवर्नर रहे। गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर रहे थे। और भारत के प्रथम गवर्नर भी, यानी बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? क्लाइव ही थे।